Hello everyone, welcome you all, and this is Megha. Today, in this chapter, Molecular Basis of Inheritance, we are going to learn the Human Genome Project. So, इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So, पहले हम ये जान लेते हैं कि जीनोम क्या होता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो भाई जीनोम क्या है वो भी पता होना चाहिए. जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. हमारे पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका पता लगाना, दैट इज द जीनोम. ठीक है, जीनोम क्या है? पूरी सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. ओके, अब उसका क्या पता लगाना है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया है. नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, यू कैन सी देयर आर 22 ऑटोसोम्स है ना. हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं, है ना. और इसमें से भी 22 पेयर्स क्या होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं आपके ऑटोसोम्स. और आपका एक्स एक्स और एक्स वाई ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, इजंट इट. एक्सेस होते हैं फीमेल में, एक्स वाई होते हैं मेल में, राइट. अब इस पे हमें ये पता लगाना है कि सीक्वेंस क्या है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इन पेयर. ठीक है, ये एक पेयर में फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम है. यू कैन सी दे आर इन पेयर. ये एक है, ये दूसरा है, पेयर में है ना. तो इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन. ठीक है, आधे क्रोमोसोम जो हाफ लिए जाते हैं, पूरा डिप्लॉइड सेट नहीं लिया जाता, हाफ सेट लिया जाता है. तो यू कैन सी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स लिए, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में से 22 ऑटोसोम्स लेंगे, नॉट इन पेयर. 22 ऑटोसोम्स लेंगे और एक एक्स क्रोमोसोम का सीक्वेंस पता लगाएंगे, एक वाई क्रोमोसोम्स का पता लगाएंगे, तो हो गए 24 क्रोमोसोम्स लाइक दिस. तो इस 24 क्रोमोसोम्स पे क्या सीक्वेंस है, दैट वी हैव टू नो. ओके, तो यही पता लगाया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, राइट. सो जीनोम इज क्लियर. जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. तो भाई हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के पास है, और डीएनए ही है जो क्रोमोसोम्स बना रहे हैं. सो उसका पता लगाना, दैट इज डन इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. So this is the project which was started in the year 1990. Okay, listen it carefully. This was a project which was started in the year 1990, and it has to be completed in the year 2003. But one chromosome sequence was left, that is the chromosome number, because it is very very long. सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1. तो इसका सीक्वेंस 2006 में जो है कंप्लीट हुआ. तो यू कैन सी 1999 से स्टार्ट हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ था. होना 2003 में था, तो 13 ईयर का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन ये 2006 में कंप्लीट हुआ, राइट. बाकी का जो अदर क्रोमोसोम से क्रोमोसोम 1 को छोड़ दो, बाकी के सारे पता लगाने गए थे. ना इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है. यू कैंट इमेजिन कि $3 जो है अमाउंट एक बेस पेयर को पता लगाने के लिए खर्च हो रहा था. अब पहली बात तो बेस पेयर्स पता होनी चाहिए, है ना. तो ये हमारा एक डीएनए है. नाउ इन दिस डीएनए देयर आर बेस पेयर्स. ठीक है, ये ए है, टी, यहाँ पे टी ए के अपोजिट क्या होता है? टी ए, सी जी, जी सी, ए टी टी, टी ए, लाइक दिस. ये क्या है? ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर हो गया, है ना. ये दो बेस पेयर मैंने बना दिया, ये ऐसे तीसरा बेस पेयर है, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे लाइक दिस बेस पेयर होंगे. ओके, तो एक बेस पेयर का खर्चा कितना है? ₹3. इसमें तो $3 रुपये खर्च हो. तो आप अगर आप रुपये में आप लिखेंगे तो जो है $1 होता है अराउंड 73 रुपीज का. ठीक है, तो $3 लग रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹219 लग रहे थे एक बेस पेयर का. एक बेस पेयर पता लगाने के लिए 290 रुपीज खर्च हो. रुपीज की बात करें. अब हम बात करें कि हमारे पास ये जो ऐसे बेस पेयर है वो कितने हैं? 3 इंटू 10⁹ और या मैं कह सकती हूँ 3 बिलियन. ओके, 3 बिलियन बेस पेयर्स है हमारे पास. और ये तो हैप्लॉइड की बात करें. डिप्लॉइड की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 to 6 इंटू 10⁹ है डिप्लॉइड की. लेकिन हमें तो हैप्लॉइड में ही पता लगाना है, इजंट इट. तो आप 3 to 10⁹ बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता लगाना है. तो एक बेस पेयर में $3 खर्च हो रहे हैं, तो 3 इंटू 10⁹ में कितने होंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9.
9 billion, isn't it? 9 बिलियन अमाउंट खर्च हो रहा है 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स का पता लगाने के लिए. So this is a mega project. It is not a small project. It is very expensive project. Is it clear? ह्यूमन जीनोम क्या होता है ये समझ में आया. कंप्लीट सेट होता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. देखो हमारा एक क्रोमोसोम 1 है, ये किसका बना है, ये डीएनए है इसके पास, है ना, ये डीएनए है. अब इस डीएनए में क्या है, सीक्वेंसेस हैं जो भी है, ए टी टी ए जी सी. तो ये पूरा जो सीक्वेंस है ये पता लगाना. तो ये तो पहला क्रोमोसोम बनाया मैंने. ऐसे ही सारे क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स है हमने बात करी, 24 क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन पता लगानी है. राइट, दिस इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू स्टार्ट राइटिंग अ टोटल सीक्वेंस, यू कांट इमेजिन दैट हाउ मेनी बुक्स आर फिल्ड. इफ यू स्टार्ट राइटिंग, you can see that this is the book. एक ये बुक है जिसमें आप एक पेज पे 1000 लेटर्स लिख सकते हैं, 1000 लेटर. और दिस इज द बुक ऑफ 1000 पेजेस. इसमें 1000 पेजेस हैं. So on one page 1000 letters can come, and this is the book of 1000 pages. So you can imagine that how many such books are filled. You can imagine that 3300 books are filled if you start writing the sequence. So this is very difficult. It is very tedious task. ठीक है, तो इसके लिए एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ. उसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके और उसको whenever necessary it can be taken out and it can be analyzed, isn't it? So this is the branch, or we can say it is software which is made, that is the bioinformatics. Okay, so you can see that ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी. वो सॉफ्टवेयर था बायोइन्फॉर्मेटिक्स. Okay, this much is clear. Now HGB started by, किसने स्टार्ट किया था ये इसका नाम था. एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ओके, इसके बाद वेलकम ट्रस्ट है यूके का, इसने भी इसको सपोर्ट किया. इसके बाद सब जो कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी हुई, ठीक है, जर्मनी, चाइना, जापान, फ्रांस, they had also contributed in this. So you have to learn the names: Germany, China, Japan and France. Okay, so you can see that it was started by National Institute of Health and the US Department of Energy, and the Wellcome Trust of UK has also contributed. Besides this, some countries are also helped in this, that is Germany, China, Japan and France. ठीक है. Now इसका गोल क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था? पहला गोल तो यही था कि पूरा जो सीक्वेंस है, दैट इज जो बेस पेयर्स हैं 3 × 10⁹ जो बेस पेयर्स हैं उनका सीक्वेंस पता लगाना है ना. सो यू कैन सी टू डिटरमाइन द सीक्वेंसेस, टू डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर. ठीक है, ये पता लगाना. दूसरा, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स. ठीक है, दैट जीन्स कितनी है, अराउंड 25,000. ठीक है, 25,000 जो है जीन्स है, 20,000 से 25,000, इसका सीक्वेंस का पता लगाना. ठीक है. तीसरा गोल था कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन. चौथा गोल था एक एलसी कमेटी बनाना. एलसी की फुल फॉर्म है एथिकल, एल से लॉजिकल, सोशल इश्यूज कमेटी. सो दिस कमेटी वाज मेड. इस कमेटी को इसलिए बनाया गया कि भाई बाद में कोई लड़ाई ना हो, ओके, कोई भी एथिकल इश्यूज ना जनरेट हो, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग द छेड़छाड़ विद द क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमंस, है ना. तो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं,
भाई ऐसे एथिकल इश्यूज रेज हो सकते हैं भाई, आप ह्यूमन जो बनाया है भगवान ने उसी से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। सो दैट कम्युनिटी वाज मेड एट एलसी कम्युनिटी। इज इट क्लियर? दीस आर द गोल्स। क्लियर? पहला तो ये पता लगाना कि 3 to 10 के बाद जो 9 बेस पेयर्स हैं वो क्या है। देखिए एक चीज पता होता है, ये जो डीएनए है यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। लाइक दिस सीक्वेंसेस है, ओके। अभी पूरा का पूरा डीएनए जो है इसमें 3 into 10 to 9 बेस पेयर्स होते हैं। क्लियर है? लेकिन अब हम बात करें जीन्स की, तो भाई पूरा का पूरा डीएनए जीन थोड़ी ना होता है ना? पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं होता है। सो ओनली सम पार्ट इज द जीन, सपोज दिस इज द पार्ट व्हिच इज द जीन। तो और इसके बाद ये एक पार्ट है जो जीन है, पूरा का पूरा डीएनए तो है नहीं। तो ऐसे इतनी जीन्स, ऐसे जो पार्ट्स हैं जो जीन्स हैं, मतलब जो कोड कर रहे हैं, जो प्रोटीन बनाएंगे, वो कितने हैं? 20,000 से 25,000 ही है। ठीक है, पहले सोचा गया था कि 80,000 से 1,40,000 कुछ है, लेकिन इतने ही हैं, इतने ही जीन्स हैं जो प्रोटीन बनाएंगे, जो एमआरएनए बनाएंगे या आरएनए बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो जीन्स हैं उनका सीक्वेंस पता लगाना, भाई जीन्स का सीक्वेंस पता लगाना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई सपोज कोई म्यूटेशन हो गया है ना, तो वो प्रोटीन नहीं बन रही है, तो वो प्रोटीन मतलब कौन सा सीक्वेंस है जो गायब है, उसकी जगह क्या आ गया है ना, तो वो पता लगाना। तो जीन्स का सीक्वेंस तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट आर द गोल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। सो यू कैन इमेजिन, देखो सपोज दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है, इसके हम बेसिस ले रहे हैं, है ना? ये हो गया आपके बेसिस। ये तो सबको पता होगा कि भाई ए पेयर्स विद टी और जी पेयर्स विद सी, है ना? ये तो कॉमन सी बात है, ये तो स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ था। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई उतना पता लगा लो जितनी जीन है। सपोज दिस इज द जीन, तो इतना ही सीक्वेंस का पता लगा लो। अगर इतना ही सीक्वेंस का पता लगाएंगे तो उसे बोलेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ओके, एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे ये हो गया कि भाई पूरा का पूरा डीएनए जो है हमें तो उसका पता लगाना है। दैट इज व्हाट वी कॉल सीक्वेंस एनोटेशन। सो विच वन इज एक्सेप्टेड? सीक्वेंस एनोटेशन इज एक्सेप्टेड। भाई पूरा का पूरा डीएनए का पता लगाया था, ऐसा नहीं है कि केवल जीन का सीक्वेंस पता लगा के छोड़ दिया गया है, नहीं। पूरा का पूरा डीएनए, पहले क्या है, ए है, फिर टी है, फिर जी है, फिर सी है, व्हाटएवर द सीक्वेंस इज दैट विल बी फाइन। ओके, वो पता लगाएगा और उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, पूरा डीएनए। राइट? अब बात करते हैं हम, ठीक है, अब इसको किया कैसे जाए। देखो पहले तो हमने डीएनए लिया, या इसके बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ओके, अब इस डीएनए को पहले रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया गया। ठीक है, ये काट दिया एंडोन्यूक्लियस ने, इसको काट दिया, एंड वी हैव फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस डीएनए नाउ। ये मिल गए फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब भाई डीएनए का एक ही फ्रेगमेंट है हमारे पास, अगर हम उसका पता नहीं लगा पाए तो वो तो हो गया बेकार। तो उसकी क्लोनिंग होनी जरूरी है ना? अगर हम इसका सीक्वेंस, सपोज ये फ्रेगमेंट का सीक्वेंस नहीं पता लगा पाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो दैट वाज वेस्ट ना। तो हम दूसरा डीएनए लाना पड़ेगा हमें। तो क्लोनिंग करना बहुत जरूरी था, कि ऐसी सेम की सेम कॉपी बनानी जरूरी थी। तो इसके लिए हमें चाहिए वैक्टर्स। जो वैक्टर्स यूज किए गए थे बेटा वो थे बैक्टीरिया, सॉरी नॉट वेक्टर, वी आर द होस्ट, है ना? होस्ट, होस्ट चाहिए, होस्ट बॉडी चाहिए जिसमें हम इसकी क्लोनिंग करा सकें। तो ये होस्ट है बैक्टीरिया और यीस्ट। अब इस बैक्टीरिया और यीस्ट में इस डीएनए को एंटर कराना है, तो ये डीएनए एज तो एंटर करा नहीं देंगे हम, ये काम फिर ये रेप्लिकेट कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए चाहिए वेक्टर्स। जो वेक्टर्स यूज हुए थे, दे आर दी, जो वेक्टर्स यहाँ यूज हुए हैं वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरियल
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और लीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें ये वाला जो सेगमेंट है, सपोज फ्रेगमेंट, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया, ये ऐसे सपोज इंसर्ट हो गया है ना। नाउ दिस वेक्टर, these are the vectors. Now these vectors are inserted in the bacteria. इस वेक्टर को बैक्टीरिया में क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, दिस इज इंसर्टेड नाउ। नाउ दिस बैक्टीरिया विल डिवाइड, बाइनरी फिजन होगा, कॉपीज बनेंगी, तो ये इसका डीएनए भी डिवाइड होगा, है ना। ये डिवाइड होके इसने दो कॉपी बना ली, एक कॉपी कॉपी, तो भाई ये डीएनए भी तो डिवाइड होगा, तो ये डीएनए भी हमारा, और जो हमारा फ्रेगमेंट था वो भी कॉपी हो गया, है ना, क्लोनिंग हो गई इन दिस वे। तो ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए, राइट। अब इसके बाद हमें इनका सीक्वेंस का पता लगाना है, तो इस सीक्वेंस का पता लगाने के एक मेथड था, सेंगर्स मेथड। This method was used, and what they do in this method, no need to learn that. Senger's method से सीक्वेंस का पता लगाया गया। ये साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर, जिनको जाना जाता है, सीक्वेंस इन्होंने पता लगाया था प्रोटीन का। प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की, है ना। एक अमाइनो एसिड है, दूसरा है, ऐसे बहुत सारे अमाइनो, 50 से भी ज्यादा है, ऐसे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। तो भाई इस अमाइनो एसिड में पहला अमाइनो एसिड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, सीक्वेंस वाज नोन बाय फ्रेडरिक सेंगर ओनली। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए जाना जाता है। ऐसे इसी यही मेथड है सेंगर्स मेथड, जिसमें हम सीक्वेंस पता लगाते हैं डीएनए में, राइट। इसमें क्या किया जाता है, सपोज दिस इज द पर्सन, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसका सेल लिया, कोई भी एक सेल ले लो, इसका ये हो गया सेल, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हो गए क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स निकाले गए, क्रोमोसोम्स निकाल लिए। इस क्रोमोसोम, ये किससे बना हुआ है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, तो दिस इज द डीएनए। इस डीएनए को सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का एनोटेशन किया गया ऑन द मशीन, सो दिस इज द कंप्यूटर ऑन विच द सीक्वेंस वाज टेकन ऑन। ओके, सो दिस इज द मेथडोलॉजी कि कैसे किया गया है, राइट। इज इट क्लियर कि डीएनए लिया, डीएनए को तोड़ा गया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से एंडोन्यूक्लियस बीच बीच में से तोड़ देती है, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, उस फ्रेगमेंट को हमने उसकी क्लोनिंग करी, उसमें जो होस्ट थे वो थे बैक्टीरिया और यीस्ट, और जो वेक्टर्स लिए गए, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लिया गया, उस वेक्टर से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को होस्ट की बॉडी में डाला गया, इसलिए इससे हमें क्या मिली, कॉपीज मिली बहुत सारी, है ना, फ्रेगमेंट्स मिल गए बहुत सारे। सो फिर इसके बाद क्या गया, सीक्वेंस पता लगाया। क्लियर है ये वाली बात। So this is a representative diagram of human genome project. This is a diagram. ठीक है, this is clear now. अब बात करते हैं हम salient features of human genome की। So human genome की क्या salient feature है, पहली feature तो यही हुई कि 3 into 10 to the power 9 base pairs है, NCERT में ये दिया हुआ है, 31647 मिलियन बेस पेयर्स, एक ही बात है, ओके। और आप कह सकते हो 3 बिलियन बेस पेयर्स, एक ही बात है। देन एवरेज जीन, देखो पूरा का पूरा डीएनए तो जीन नहीं है ना, अब हम बात करते हैं एवरेज जीन के पास कितने बेस पेयर्स हैं, ओके। तो जीन तो वही हो गई जो प्रोटीन बना रही है, तो उसके पास एवरेज हम बात करें तो 3000 बेस पेयर्स हैं। डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ी जीन होती है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन जो है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाएगी, अगर ये जीन खराब हो जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मसल्स नहीं बन पाती है बॉडी में, तो इस जीन के पास 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। दिस इज द सबसे बड़ी जीन मिली है, सबसे लार्जेस्ट जीन, ओके, रिमेंबर दिस। अब मैंने बात की थी टोटल जीन्स एस्टिमेटेड, भाई 20,000 से 25,000 जीन्स हैं,
ओके, एस्टिमेट किया गया कि 80,000 से 1,40,000 समथिंग जीन्स हैं। दैट वाज रॉन्ग, ओनली 20,000 25,000 जीन्स हैं, जिसमें से कि भी केवल 50% आर नोन कि भाई कौन सी जीन क्या बना रही है, केवल 50% ही पता लगा पाए अभी तक। 99.9% बेसिस और वी कैन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो सेम होता है इन एवरी ह्यूमन। ओके, जो हमारा डीएनए है या आपका डीएनए 99.9% बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है, ओनली 0.1% ही डिफरेंट होता है, राइट। लेस देन 2% ऑफ द टोटल डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, और वी कैन से इतना ही जीन है, पूरा पूरा डीएनए केवल 2% ही जीन है। ठीक है, डीएनए की लेंथ आप अगर हम सारे क्रोमोसोम्स को मिला लें और फिर डीएनए की लेंथ पता करें तो कितनी आती है बेटा, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, और इसमें से भाई पता लगाओ कि कितना पार्ट जीन है, तो ओनली 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 2%, 2% इज द जीन। क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं रिपीटेड सीक्वेंस की। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 हम बात करें माई योर्स इन समबडी एल्स। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 ले लेते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर ये 1 है, दिस इज ऑफ रीना। क्रोमोसोम नंबर 2 है मीना। क्रोमोसोम सॉरी 1 है नॉट 2, 1 की बात कर रही हूँ। क्रोमोसोम नंबर 1 है इसका शीना एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारा इस पर ये डीएनए है। अब डीएनए पे जो सीक्वेंस है, अब बात करें रिपीटेड सीक्वेंस, तो इतना रिपीटेड सीक्वेंस जैसे जो रिपीट A T C G A लाइक दिस, ऐसे इसके पास भी होगा ATCGA, है ना, इसके पास भी है ATCGA ATCGA ATCGA। ठीक है, सेम। तो ये जो सीक्वेंस ATCG है, ये इस वाले मीना में 2 बार रिपीट कर रहा है, अमीना में 1 बार रिपीट कर रहा है, इसमें 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीटेड सीक्वेंस आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और ये जो रीजन है जो रिपीट हो रहा है, इट इज नॉन कोडिंग रीजन, इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, इट इज नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, ये सब में अलग अलग होता है, किसी में वो रिपीटेड सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो रिपीट में 1 बार होगा, किसी में 4 बार हो सकता है, तो इट कैन बी 100 to 1000 टाइम्स ऑल्सो। दिस इज व्हाट द रिपीटेड सीक्वेंस। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करोगे तो कोई और सीक्वेंस होगा जो रिपीट हो रहा है। क्लियर। हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 1 की। क्रोमोसोम नंबर 1 के पास 2968 जीन्स हैं। तो अभी हमने जीन्स की बात करी थी, कितनी जीन्स है, 20,000 से 25,000 जीन्स है। आप देख सकते हो 3,000 जीन तो क्रोमोसोम 1 लेके बैठा हुआ है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है ना ये, और क्रोमोसोम नंबर 1 तो सबसे छोटा है, इसके पास केवल 231 जीन्स है, ओनली 231 जीन्स। ठीक है, जीन्स है, ओके, रिमेंबर दिस, जीन्स की बात कर रहे हैं, बेस पेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ना 1.4 मिलियन लोकेशन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी हैं कि जहाँ पे केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या है कि जैसे हम ये क्रोमोसोम नंबर 2 ले लो, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है कि राम श्याम घनश्याम वटेवर। ठीक है, इसका सीक्वेंस है ATGGC। ठीक है, ATCGC ATTGC। Now what you can see here that only at one place ATG, यहाँ पे G आ रहा है, ATC यहाँ पे C आ रहा है, ATT यहाँ पे T आ रहा है। You can see that only सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज देयर, यानी कि वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन, एक ही न्यूक्लियोटाइड का वेरिएशन है, बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम है। तो ऐसे ऐसे जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है वो साइंटिस्ट ने फाइंड करे थे, वो है 1.4 मिलियन। ऐसी लोकेशन 1.4 मिलियन है इन ह्यूमंस। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट्स, है ना। सिलियन फीचर्स समझ में आ गए होंगे ह्यूमन जीनोम के। ठीक है, पहला था कि 3 to 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर्स है। सबसे बड़ी जीन है आपकी डिस्ट्रोफिन जीन,
टोटल जीन्स पहले एस्टिमेट की थी 80,000 से 1,40,000, लेकिन है कितनी 20,000 से 25,000। 99% केसेस जो है बिल्कुल सेम है, हमारा और तुम्हारा जीवन बिल्कुल सेम है, केवल 0.1 का डिफरेंस है, ठीक है। देन लेस देन 2% ऑफ द डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, दैट इज ओनली 2.2% ही है, उसे हम जीन कह सकते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मिलेगा आपको, है ना, जो सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है। देन क्रोमोसोम नंबर के पास 268 जीन्स है। क्रोमोसोम वाई के पास सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई है, उसके पास 231 जीन्स है। देन 1.4 मिलियन लोकेशन साइंटिस्ट ने पता करी जहाँ पे आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism. Okay, so this is all about for today. Thank you for watching this video. I hope you are liking my videos, and you can see that I have uploaded many chapters on my YouTube channel. Please watch them and give your valuable feedback wherever necessary, and also subscribe to my channel and hit the bell icon to get the updates. Thank you.